14 जनवरी 1990 मुलायम सिंह के विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर में डाकू श्रीपत यादव के गैंग से यूपी पुलिस की मुठभेड़ हुई। घंटों दोनों तरफ से फायरिंग हुई। इस मुठभेड़ में श्रीपत यादव तो बचकर निकल गया, लेकिन उसका दाहिना हाथ और गैंग में दूसरे नंबर की पदवी रखने वाला भूरा यादव मार गिराया गया। इटावा पोस्टिंग के समय ये मेरा पहला बड़ा एनकाउंटर था। मुझे लगा कि मुख्यमंत्री इस बात पर खुश होंगे, वो टीम को इनाम देकर सम्मानित करेंगे, लेकिन इसका उल्टा हुआ। हमारी टीम को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया गया और मुझसे टीम के अन्य सिपाहियों को सस्पेंड करने का दबाव बनाया गया। इस बात पर मैंने सीएम से तर्क कर दिया कि यदि टीम को सस्पेंड किया तो मनोबल टूटेगा। और इसी डायलॉग के साथ एक आईपीएस और मुख्यमंत्री के बीच मतभेद शुरू हो गया। वो आईपीएस आगे चलकर प्रदेश के डीजीपी बने। अपने कार्यकाल में डाकुओं के एनकाउंटर के साथ साथ लखनऊ के रंगबाजों पर भी लगाम लगाई। खाकी वर्दी सीरीज की इस वीडियो में कहानी आईपीएस ब्रजलाल की, जिन पर आतंकवादी की हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। यही नहीं, उन्होंने बारात ले जाकर माफिया का एनकाउंटर किया। सबसे पहले जानिए आईपीएस ब्रजलाल के बारे में। आईपीएस ब्रजलाल की कहानी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं है। इनकी कहानी में संघर्ष, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी और सियासत सब कुछ शामिल है। दरअसल ब्रजलाल का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले सिद्धार्थनगर में बहुत ही सामान्य परिवार में हुआ था। पिता मेहनत मजदूरी करके परिवार का जीवन यापन करते थे। नेपाल बॉर्डर पर बसे इस जिले में उस समय कोई अच्छा स्कूल भी नहीं था। उनके गांव से करीब 12 किलोमीटर दूर स्कूल हुआ करता था, जहां से उनकी प्राथमिक पढ़ाई लिखाई पूरी हुई। गरीबी का आलम यह था कि कक्षा 8 तक उनके पैरों में चप्पल तक नहीं थी। पहली बार जब उन्हें स्कॉलरशिप मिली तब उन्होंने चप्पल खरीदी। इसी तरह कम से कम संसाधनों और स्कॉलरशिप के सारे ही पूरी पढ़ाई कंप्लीट हुई। वह साल 1970 बैच के आईपीएस अफसर बने। जालौन, लखनऊ, मेरठ, इटावा जैसे शहरों में पोस्टिंग के दौरान वह सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। आतंकियों का एनकाउंटर, सत्ताधारी नेताओं से मतभेद उनकी बड़ी पहचान बन गई। सबसे पहले जानिए आईपीएस ब्रजलाल की मुलायम सिंह से भिड़ंत की कहानी। ब्रजलाल के बारे में जानने के लिए आपको पहले इटावा चलना होगा, क्योंकि ब्रजलाल की पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी इटावा से ही शुरू हुई थी। बात दिसंबर 1989 की है। मुलायम सिंह यादव उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। इटावा क्षेत्र में उन दिनों चंबल के डाकुओं का बहुत खौफ था। विधानसभा चुनाव से लेकर ग्राम प्रधान तक के चुनावों में डाकुओं की दखलंदाजी हुआ करती थी। आईपीएस ब्रजलाल बताते हैं कि लखनऊ में गुंडे और माफियाओं के खिलाफ मेरे चलाए गए अभियान को देखकर मुलायम सिंह ने मुझे इटावा की जिम्मेदारी सौंप दी। 18 दिसंबर 1989 को मुझे इटावा का एसएसपी बनाया गया। इटावा की जिम्मेदारी मिलने के बाद मेरे कुछ वरिष्ठ सहयोगियों ने कहा, ब्रजलाल, आपको इटावा का एसएसपी बनने की बधाई दूं या संवेदनाएं व्यक्त करूं, वहां तो नेताजी के हिसाब से ही चलना होगा। मैं पूरी बात समझ नहीं पाया और बात आई गई हो गई। बड़ी बात यह है कि मुझे सीतापुर की तैनाती मिले सिर्फ 10 दिन ही हुए थे और तत्काल तबादला। मैं ये समझ ही नहीं पा रहा था कि इसी उवापों में मैं लखनऊ में पंचम तल पर नेताजी से मिलने के लिए पहुंच गया। मैंने नेताजी को सैल्यूट किया और इटावा न भेजने की सिफारिश की, लेकिन वो नहीं माने। 20 दिसंबर को मैंने इटावा में ज्वाइन कर लिया। यहीं से शुरू हो गया मेरा संघर्ष। नेताजी डाकुओं के खिलाफ सख्त एक्शन चाहते थे, हमने उसी पर काम शुरू कर दिया। यहाँ पर श्रीपत यादव एक बहुत बड़ा डाकू हुआ करता था, जो संगठित अपराध को अंजाम दे रहा था। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में उसकी दहशत कायम थी। श्रीपत यहाँ इटावा, फिरोजाबाद, टुंडला, फर्रुखाबाद, मैनपुरी और कानपुर जिलों में अपनी धाक जमाए था। दोनों राज्यों में 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। उस दौर में 25,000 का इनाम बहुत बड़ा माना जाता था, यानी प्रदेश का मोस्ट वांटेड। हमारी टीम लगातार उसका पीछा कर रही थी। इसी बीच श्रीपत ने 4 लोगों का अपहरण कर लिया और बड़ी फिरौती मांगी गई। पुलिस टीम भी उनकी रेकी में लग गई। जहां जहां मुखबिरों से लोकेशन मिली, टीम पहुंच रही थी। 14 जनवरी 1990 को हमारी टीम का सामना श्रीपत की टीम से हो गया। फिरौती लेने के लिए डाकू पहुंचे हुए थे। टीम ने उस पर हमला कर दिया। काफी देर तक फायरिंग हुई। इसमें श्रीपत तो भाग निकला, लेकिन उसका दाहिना हाथ भूरा यादव मारा गया। हमने उन 4 अपहरण लोगों को डाकुओं के चंगुल से छुड़ा लिया। भूरा यादव के एनकाउंटर की जानकारी मैंने तत्काल अपने वरिष्ठ अफसरों को दी। मुझे लगा कि सीएम के गृह क्षेत्र में इतने बड़े डाकू का खात्मा हुआ है, पुलिस टीम को सम्मान दिया जाएगा। लेकिन थोड़े दिनों के बाद ही मुझे पता चला कि नेताजी भूरा के मारे जाने से खासे नाराज हैं।
उन्होंने तत्काल वरिष्ठ अफसरों को भेजकर जांच के आदेश दे दिए। इसके बाद 18 जनवरी 1990 को मुझे सीधे सीएम से मिलने बुलाया गया। जैसे ही मेरा सामना नेताजी से हुआ तो वे नाराज हुए और कहने लगे, भूरा के एनकाउंटर से माहौल बिगड़ गया, आप अपनी टीम के पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कीजिए, तत्काल प्रभाव से उन्हें सस्पेंड करो। मैंने नेताजी के इस फैसले का विरोध किया और कहा, इंटर स्टेट गैंग के नंबर 2 का एनकाउंटर हुआ है और टीम ने 4 लोगों की जान बचाई, ऐसे में उन्हें सस्पेंड करेंगे तो मनोबल टूटेगा, साथ ही वे राम आचरे चौबे उर्फ फक्कड़ गैंग का सफाया कैसे करेंगे। इस बात पर नेताजी बिगड़ गए और यहीं से मेरे इटावा से हटने का रास्ता तैयार हो गया। मैं इटावा में मात्र 84 दिन रहा, लेकिन ये मेरी जिंदगी के सबसे कठिन दिन रहे। ब्रजलाल लिखते हैं कि 23 नवंबर 2007 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी, लखनऊ, फैजाबाद की कोर्ट परिसर में ब्लास्ट हुए। ये हमले आतंकी संगठन द्वारा कराए गए। इन धमाकों में कई लोग मारे गए और कई घायल हुए। इस घटना के बाद एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का गठन किया गया। इसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई। हमारी टीम ने इस घटना से जुड़े इंडियन मुजाहिदीन के कई आतंकवादियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। आतंकियों का पीछा करते करते आईपीएस ब्रजलाल पंजाब तक पहुंच गए। आईपीएस ब्रजलाल बताते हैं कि उन दिनों मैं आतंकियों के निशाने पर था। हालांकि हमने ब्लास्ट करने वाले को पकड़ लिया। उसी समय जौनपुर जिले का निवासी खालिद मुजाहिद भी आतंकियों की इसी गतिविधि में संलिप्त पाया गया। उसको गिरफ्तार कर लखनऊ जेल में रखा गया था। 18 मई 2013 को उसे फैजाबाद कचहरी ब्लास्ट की घटना के संबंध में लखनऊ से पेशी पर फैजाबाद भेजा गया था। वहां से वापस आते समय उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे जिला अस्पताल बाराबंकी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खालिद की मौत लू लगने से हुई थी, लेकिन उसके परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। मुकदमे में लिखवाया गया कि खालिद की हत्या एक सोची समझी रणनीति के तहत की गई है। हाल ये हुआ कि इसमें मेरे समेत कई वरिष्ठ पुलिस अफसरों और पुलिस कर्मियों को हत्या का आरोपी बना दिया गया। हालांकि तमाम जांच पड़ताल के बावजूद कुछ भी साबित नहीं हो पाया। साल 2017 में मेरे खिलाफ वो मुकदमा समाप्त कर दिया गया। बात 24 मई 1992 की है। आईपीएस ब्रजलाल कहते हैं कि मैं उन दिनों मेरठ का एसएसपी हुआ करता था। पुलिस लाइन के एक हवलदार महेंद्र त्यागी की हत्या कर दी गई थी। ये हत्या दिल्ली के माफिया तेजपाल गुर्जर ने करवाई थी। हवलदार की हत्या ने मेरी बेचैनी बढ़ा दी और मैंने प्रतिज्ञा की कि 1 महीने के अंदर तेजपाल को मार गिराऊंगा। दरअसल दिल्ली का माफिया तेजपाल और मेरठ का रहने वाला बब्बू त्यागी मिलकर संगठित अपराध को अंजाम देने वाले गैंग को चला रहे थे। वे हत्या, अपहरण, लूट और कारोबारियों से धमकाकर उगाई करते थे। जमीन पर कब्जा कराना उनके लिए सामान्य बात थी। इन दोनों की दोस्ती तिहाड़ जेल में हुई थी। जब भी कोई वारदात करते तो बब्बू को दिल्ली में पनाह मिलती और तेजपाल को मेरठ में। बब्बू ने ही हत्या के एक मामले में गवाह को धमकाकर तोड़ दिया था। इससे तेजपाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गया। इससे उनकी दोस्ती और पक्की हो गई। कुछ दिन बाद बब्बू मेरठ में सियासत में उतर गया और बड़े नेताओं की शरण लेकर खुलेआम घूमने लगा। इस बीच तेजपाल से उसकी दूरी बनती चली गई और दोनों की आपस में दुश्मनी हो गई। अब वर्चस्व के लिए बब्बू और तेजपाल के गैंग के बीच खून खराबा होने लगा। नेतागिरी के चलते बब्बू को एक गनर मिल गया, हवलदार महेंद्र सिंह त्यागी। एक दिन बब्बू अपने गनर के साथ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट जा रहा था। वहां पहले से ही घात लगाए बैठे तेजपाल ने हमला कर दिया। इस हमले में बब्बू त्यागी तो मारा गया, जबकि हवलदार महेंद्र त्यागी की रीढ़ की हड्डी में गोली लग गई। उन्हें लकवा मार गया और उसकी जिंदगी पुलिस लाइन के सरकारी मकान में कैद हो गई। लेकिन महेंद्र पाल उस हत्याकांड का एकमात्र गवाह था। उसकी गवाही से तेजपाल को सजा होना तय थी। तेजपाल ने महेंद्र की बेटी का रिश्ता करने का नाटक करके उसे मेरठ के पुलिस लाइन से बाहर निकाला और गला काटकर उसकी हत्या कर दी। आईपीएस ब्रजलाल कहते हैं कि मैंने उसी दिन से तेजपाल को ढूंढने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तेजपाल के कुछ गुर्गों को गिरफ्तार कर उसकी पूरी लोकेशन ले ली। मैंने तेजपाल के मामा के गांव बुलंदशहर में जानबूझकर रेड नहीं की, क्योंकि मैं जानता था कि वह सुरक्षित जगह समझकर वहां अवश्य जाएगा। 23 जून को जानकारी मिली कि तेजपाल अपने मामा के गांव पहुंच गया। हमने रातों रात शकील वेड्स हमीदा के पोस्टर तैयार करवाए। गुप्ता बस सर्विस की बस किराए पर लेकर पोस्टर उस पर चिपका दिए। 20 से 25 जवानों की एक टीम बनाई गई और सादा कपड़ों में बस में पहुंच गया। जब गांव करीब 3 से 4 किलोमीटर रह गया तो मैंने टीम को अपना टारगेट बताया और सबको तेजपाल की फोटो दिखा दी।
भरी दोपहर में हमारी टीम बारात लेकर गांव में दाखिल हो गई। तेजपाल मामा के घर के बाहर कुछ लोगों के साथ ताश खेल रहा था। हम सभी पानी पीने के बहाने वहां पर उतरे, लेकिन तेजपाल मौके को भांप गया और भागने लगा। टीम ने उसका पीछा किया और मैंने ऐलान किया कि मैं ब्रजलाल एसएसपी मेरठ हूं, वह अपने को मेरे हवाले कर दे, लेकिन वह पोजीशन लेकर गोलियां चलाता रहा। मैंने भी 720 गोलियां प्रति मिनट की दर से आग उगलने वाली कार्बाइन का रुख उसकी तरफ मोड़ दिया। मेरी कार्बाइन ने उसके सीने को छलनी कर दिया। इस प्रकार दिल्ली, हरियाणा समेत पूरे एनसीआर में दहशत फैलाने वाला 1 लाख का इनामी ढेर हो गया। 1977 बैच के आईपीएस ब्रजलाल यूपी पुलिस के शीर्षस्थ सेवाओं में रहे। प्रदेश के डीजीपी पद से रिटायर होने के बाद वह सियासत में भी चमके। रिटायरमेंट के बाद उन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य भी बनाया। साल 2022 में वह संसदीय समिति के अध्यक्ष भी हैं। वर्तमान समय में ब्रजलाल दिल्ली में ही रहते हैं। अब आप सभी इस बारे में क्या ख्याल रखते हैं तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है, अपने विचार रखिए और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।